यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती मुश्किलों में आती हैं और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बीएसपी के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए मिले, जबकि उनके भाई आनंद के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले हैं। ईडी ने दिल्ली के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के करोल बाग ब्रांच पर रूटीन जांच के तहत छापामार कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान मायावती और उनके भाई के खाते में नोटबंदी के बाद पैसे जमा कराने की जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार बीएसपी के खाते में 102 करोड़ के 1000 के पुराने नोट जमा है, जबकि 3 करोड़ रुपए 500 के पुराने नोट के रूप में जमा हुए और हर एक दिन के अंतराल पर इस खाते में 15 से 17 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा मायावती के भाई आनंद के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें करीब 18,98,000 नोटबंदी के बाद पुराने नोट के रूप में जमा कराए गए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद ईडी अब आयकर विभाग को भी जानकारी देने का मन बना रही है। ईडी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इन खातों के बारे में पूरी डिटेल्स मांगी है। नोटबंदी के खिलाफ संसद के बाद विपक्षी एकता को एकजुट रखना कांग्रेस के लिए अब मुश्किल साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इसके पहले विपक्ष की एकजुटता में दरार पड़ गई। लेफ्ट, एनसीपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे दल हैं जिन्होंने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अंतिम समय तक इन्हें बैठक में शामिल होने के लिए मनाया जा रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थशास्त्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करने वाले हैं और बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो 30 दिसंबर के बाद भी एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की सीमा बरकरार रहेगी। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा बैठक के बाद एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की नई समय सीमा जो है वो तय की जाएगी। 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट पाए जाने पर जेल हो सकती है। सरकार एक अध्यादेश लाने की भी तैयारी में है, जिसके तहत 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट जमा कराने पर कम से कम 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। 28 दिसंबर को चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली कमेटी नोटबंदी के हालात पर बैठक करेगी। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एटीएम मशीनों से कैश निकालने की ठगी के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 9,90,000 रुपए बरामद हुए। बरामद रकम में 2000 के नए नोट शामिल है और 100 के नोटों की गट्टियां हैं। ये सभी आरोपी एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसी में काम करते थे। आरोपी एटीएम मशीनों में कैश कम डालते थे और कैश अपनी जेबों में भर लेते थे। बैंक जब मशीनों के ऑडिट के लिए टीम भेजती थी तो किसी दूसरे एटीएम का कैश लाकर मशीन में डाल दिया जाता था। नोटबंदी के बाद आरोपियों ने बैंक से अपने पुराने नोट आसानी से बदलवा लिए। फिर काले कुबेरों से पुराने नोट लेकर कमीशन पर बदलने का धंधा शुरू हुआ और नए नोट भी पहले की ही तरह इस बार भी एटीएम मशीनों से उड़ाने शुरू हो गए। लेकिन नए नोटों की गिनती कम होने की वजह से नोट गायब होने पर ये शक के घेरे में आ गए। बिहार के छपरा के तरैया में एक शख्स के खाते में 2 करोड़ 17,000 रुपए जमा कराए गए हैं। खाता धारक विकास का कहना है कि उसके खाते में महज 10,000 रुपए थे। बैंक अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बिहार के जमुई में करीब 100 लोगों के घर बिना बैंक खाता खुलवाए ही डेबिट कार्ड पहुंच गए और इन सभी को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जन धन योजना के तहत डेबिट कार्ड भेजा गया। गांव वालों के अनुसार उनका ना तो बैंक में खाता है, ना ही किसी तरह का कोई लेन देन। फिलहाल बैंक ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चंदौली में एक प्लम्बर के खाते में 5,27,000 रुपए जमा कराए गए हैं। प्लम्बर को इस मामले की जानकारी तब लगी जब वो अपना पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक पहुंचा। नोटबंदी के दौरान अपने खाते में आई इतनी बड़ी रकम देखकर उसके भी होश उड़ गए। पीड़ित ने इस बात की शिकायत बैंक मैनेजर से की, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलने के बाद में पीड़ित ने पुलिस से भी गुहार लगाई। मुंबई से पकड़े गए 10 करोड़ के नए नोट के मामले में सीबीआई वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और प्रमोटर से पूछताछ की जा सकती है, जिससे मुंडे परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की सख्ती पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, जबकि कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है। बहराइच में बैंक की लाइन में लगी एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला को इलाज कराने के लिए रुपयों की जरूरत थी। पीड़ित पैसे निकालने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बैंक के चक्कर काट रही थी। घटना के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। भोपाल में पीएनबी के ब्रांच में 500 रुपए के 41 नकली नोट जमा कराने पहुंची 2 बहनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि सभी नकली नोट फोटोकॉपी मशीन से बनाए गए और ये नकली नोट महिलाओं के पास कैसे पहुंचे और इन नोटों के पीछे आखिर कौन है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
होशंगाबाद पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि पीएम मोदी ने नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। पहले लोग वोट के लिए लाइन में खड़े होते थे और अब नोट के लिए खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज देहरादून में दोपहर 12:30 बजे चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इससे न सिर्फ चारधाम की यात्रा आसान होगी बल्कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास भी होगा। ऋषिकेश से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगा। इस चारधाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना है, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इन रास्तों पर 132 पुल, 13 बाईपास और 2 खास टनल बनाए जाएंगे। साथ ही इसके तहत बनने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन के होंगे और इनकी न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने के बाद सिखों के धर्मस्थल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स और औली जैसी जगहों तक पहुंचना भी अब आसान हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में भी गति आएगी। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि पीएम के दौरे के बाद सूबे में बीजेपी के पक्ष में और मजबूत माहौल बनेगा। पीएम मोदी के देवभूमि दौरे को लेकर प्रदेश के सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा। ऑल वेदर रोड योजना पर चुटकी लेते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये योजना भी हवाई साबित ना हो जाए। हरीश रावत ने कहा कि पहले भी पीएम हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कह रहे थे, जो महज एक जुमला बनकर रह गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भंडाफोड़ अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सहारा और बिरला ग्रुप से रिश्वत लेने का आरोप लगाया और इसी बात को लेकर कांग्रेस आज से दिल्ली में 2 दिवसीय भंडाफोड़ अभियान शुरू करने जा रही है। सहारा की डायरी में अपना नाम होने के आरोपों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इनकार किया है। हालांकि शीला इस बात से भी नाराज हैं कि उनको भरोसे में लिए बगैर पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ सहारा डायरी का मुद्दा बनाया। बता दें कि मेहसाणा की जनसभा में राहुल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को सहारा ने 6 महीने में 9 बार पैसे दिए। अब बीजेपी ने पलटवार किया कि उस लिस्ट में तो शीला दीक्षित का भी नाम है। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर मची घमासान के बाद में शिवपाल यादव ने कहा कि जब चुनाव का ऐलान होगा तब टिकट भी बांट दिए जाएंगे और सबकी राय को लेकर ही टिकट का बंटवारा होगा। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक रामपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने रामपाल यादव की पार्टी में वापसी करवाई। अवैध कब्जों की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपाल के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि घर वापसी के बाद भी रामपाल के सीएम अखिलेश से नाराजगी कम नहीं हुई है। पार्टी में वापसी के बाद रामपाल ने कहा है कि सीतापुर और लखनऊ में गिराई गई उनकी इमारतें सीएम अखिलेश के आशीर्वाद का ही नतीजा है। सीएम अखिलेश यादव जब ज्यादा किसी पर खुश होते हैं तो ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और केजरीवाल चंडीगढ़ प्रशासन के यूटी गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और 28 दिसंबर को पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र और गृह क्षेत्र लांभी में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पंजाब के लांभी में 28 दिसंबर को होने वाली केजरीवाल की रैली को लेकर पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। आम आदमी पार्टी ने रैली को लेकर मुक्तसर के डीसी से इजाजत मांगी थी, लेकिन डीसी ने अभी तक इस रैली को इजाजत नहीं दी है और न ही आम आदमी पार्टी के आवेदन को खारिज किया है। नेशनल हेरोल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत देते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस और एजीएल के बैलेंस शीट और आयकर संबंधी दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। 10 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में स्वामी कोर्ट के सामने गवाहों की लिस्ट पेश करेंगे। करुणानिधि की तबियत खराब होने के बाद में टली डीएमके की बैठक अब 4 जनवरी को होगी और इस बैठक में स्टालिन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लग सकती है। पंजाब चुनाव से पहले एसवाईएल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह हुड्डा आमने सामने आ गए हैं। हुड्डा ने हरियाणा के हिस्से का पानी देने का भरोसा देने पर ही अमरिंदर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही। वहीं कैप्टन अमरिंदर ने पलटवार किया कि अगर हुड्डा प्रचार करने नहीं आते तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है और वरुण गांधी इसौली विधानसभा के अलीगंज बाजार में अपनी निधि से बनवाई गई 11 सड़कों का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वरुण सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर चांदा हॉल्ट और वाटर वेंडिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे।
देश में हिंदुओं की जनसंख्या पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। शंकराचार्य वासुदेवानंद ने कहा कि हिंदू समाज से जुड़ा हर शख्स 10-10 बच्चे पैदा करे तो भारत खुद ब खुद एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिश पठान ने वासुदेवानंद सरस्वती पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो खुद तो शादी कर लें और फिर बच्चे पैदा करने की नसीहत दें। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के 2 समर्थकों पर रिटायर्ड एडिशनल एसपी के बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के हरदौली में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान पुलिस की ज्यादती देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना आपा खो बैठे, जिसके बाद में सीएम ने जबलपुर एसपी एमएस सिकरवार को पास बुलाकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। सीएम ने नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि पुलिस आम लोगों से पूरी संवेदनशीलता और सम्मान से पेश आए। यूपी के आगरा में गरीब मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई है। सीमा वर्मा ने सीएम अखिलेश को चिट्ठी लिखकर आर्थिक मदद की मांग की है। सीमा के परिवार में पति के अलावा 4 बेटियां और 1 बेटा है। सीमा का पति मजदूरी करता है। सीमा का कहना है कि सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिलने के चलते वो खुदकुशी कर लेंगी। नमतरी के कोटा भरी गांव का नाम अब कुंवर गांव किया जा सकता है। गांव के लोगों ने 104 साल की बुजुर्ग महिला कुंवरबाई के नाम पर गांव का नाम बदलकर गांव नाम रखने की मांग की है। बता दें कि पीएम मोदी ने कुंवरबाई के पैर छूकर उन्हें स्वच्छता अभियान के लिए सम्मानित किया था। देवास के घर में घुसकर 12 वर्षीय लड़की को एक शख्स ने जिंदा जला दिया। पीड़ित को इलाज के लिए इंदौर भेजा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार आरोपी महेश लड़की की मां के साथ में छेड़छाड़ करता था, जिसका लड़की ने विरोध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भोपाल में 10वीं की छात्रा पर एसिड फेंकने की कोशिश की गई है। आरोपी ने पहले छात्रा के दोस्त को फोन कर एसिड फेंकने की धमकी दी और उसके बाद में आरोपी खुद ही कोचिंग पहुंच गया। शिक्षिका ने किसी तरह आरोपी को वहां से भगाया। घटना की जानकारी मिलती ही छात्रा के परिजन को कोचिंग पहुंचे और उसके बाद में उसे लेकर घर आए, लेकिन आरोपी तब भी नहीं माना और वो घर वालों का पीछा करता रहा और बाद में वो घर में घुसकर एसिड फेंकने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग बहन के साथ में छेड़छाड़ करने का एक भाई को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ की शिकायत के बाद आरोपी के घर समझाने पहुंचे भाई की जबरदस्ती पिटाई कर दी गई। पीड़ित परिवार शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद में आरोपियों ने पीड़िता के भाई और उसके 2 दोस्तों की दोबारा पिटाई कर दी। मेरठ में बदमाशों ने 3 लोगों पर फायरिंग की, जिसमें एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। भागलपुर के बहादुरपुर गांव से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मनीषा नाम की एक लड़की को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। मनीषा अपना सारा काम जंजीरों में बंधे हुए ही करती है। दरअसल मनीषा एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वालों को ये पसंद नहीं था। नाराज घर वालों ने मनीषा की शादी उसके दोगुने उम्र के शख्स के साथ कर दी। बाद में ससुराल वालों ने उसे जंजीरों में बांध दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मनीषा को जंजीरों से मुक्त करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लोगों ने दुकानदार से छूट लेने के बहाने उसके गले में हाथ डालकर करीब 4200 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वाराणसी के अस्पताल में एक बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों को आरोप है कि पैसे जमा करने में थोड़ी देरी हुई और इस वजह से मरीज का इलाज में देरी की गई। उसे बंद कर दिया गया इलाज को, जिसके चलते उसकी मौत हुई। जबकि अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि मरीज की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। मौत के बाद 2 स्थानीय नेताओं के भड़काने पर परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने एक सिख महेंद्र पाल सिंह को उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में चुना है। महेंद्र पहले से खिलाड़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमर्जिंग प्लेयर कैंप में चुना। बंगाल के बल्लेबाज पंकज शॉ ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की फर्स्ट डिवीजन टूर्नामेंट में 413 रनों की पारी खेली। बारिश स्पोर्टिंग और दक्षिण कालीकट संसद के बीच में खेले गए इस मैच में पंकज ने 279 रनों की अपनी पारी में 44 चौके और 23 छक्के लगाए। इसके साथ ही शो 3 दिवसीय सीएबी लीग मैच में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पोर्ट एलिजाबेथ में खेले जा रहे दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट में मेजबान टीम की स्थिति अच्छी नहीं है। पहले दिन के खेल के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 267 रन था। खेल खत्म होने के समय क्विंटन डी कॉक 25 और वर्नन फिलैंडर 6 रन बनाकर नाबाद थे।
बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक 142 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। अजहर अली 66 और असद शफीक 4 रन बनाकर नाबाद हैं। मैच में बारिश की वजह से सिर्फ 50 ओवर और 5 गेंदों का ही खेल हो पाया। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का आज 51वां जन्मदिन है। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता, उसके पति आयुष और अपने भांजे के साथ में जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सलमान ने केक भी काटा। सलमान खान ने खुद केक काटते हुए तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। सलमान खान ने पनेवल स्थित अपने फार्म हाउस में बर्थडे की ट्रीट दी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। सलमान की पार्टी में उनके भाई सोहेल और अरबाज खान के अलावा संगीता बिचलानी ने भी शिरकत की।